गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है, और इसका हम लोगों के जीवन में क्या प्रयोग है, और इसके बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ में हम लोग अगर इसको सीख लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। आइए इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं गाइस। इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो होता है टेंस सीखना। क्योंकि कोई भी मंजिल को हासिल करने के लिए अगर आपको रास्ता पता है तो आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता है तो मंजिल तो पाना बहुत दूर की बात है, आप उधर जा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ दिया है आपका टेंस। तो देखिए, टेंस को हम लोग हिंदी में तो कहेंगे काल। टेंस को हिंदी में कहेंगे हम लोग काल। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत तक ज़रूर देखना इसको, और इसको शेयर भी करना। और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश के कई एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मॉडल वर्ब्स अच्छे लगते हैं तो अगर आपने लाइक करना शुरू कर दिया तो मैं आपको प्रतिदिन एक नया मॉडल वर्ब प्रयोग करके दूंगा। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम 250 से 300 मॉडलों की ज़रूरत होती है। ये तो शुरुआती दौर के जो एक दो मॉडल मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें जैसे व्हेन इट कम्स है, सब्जेक्ट टू है, हैपेंस टू है, कई एक मॉडल्स को मैंने प्रयोग दिया है। सो गाइज, यहाँ दिया गया है कि टेंस टेंस का मतलब होता है काल। और काल को अगर आप हिंदी में चाहें तो समय बोल सकते हैं। काल का मतलब हिंदी में समय, और समय को आप इंग्लिश में टाइम कहेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए इंग्लिश में, तो या हम लोग कह सकते हैं हम लोगों के जीवन में जो समय होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चाहे तो आप बोल दें टेंस 3 प्रकार का होता है, और या आप कह सकते हैं समय 3 प्रकार का होता है। यहाँ दिया है आपका प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल, यानी कि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, अभी जो हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। और इसके बाद जो नंबर 2 पे दिया गया है गाइस यहाँ पर, तो ये रहेगा आपका पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे भूतकाल। और जिसे हम लोग जी चुके हैं, यानी कि वो समय, जिस समय को हम लोग काट चुके हैं या जी चुके हैं। और इधर वाला जो है हमारा, ये वो समय है जिस समय में हम लोग जी रहे हैं अभी वर्तमान काल में। और ये वो समय होता है जिसको हम लोग जी चुके हैं, यानी कि जो निकल चुका है। इसके बाद जो आगे दिया है आपका फ्यूचर टेंस, ये है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल जिसे हम आने वाले समय में जिएंगे। और आगे यहाँ पर दिया है आपका कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। गाइस, अभी मैंने इसको हिंदी के थ्रू बनाया है। आने वाले समय में टोटली इसका इंग्लिश टू इंग्लिश आपका अध्ययन करवाऊंगा, स्टडी करवाऊंगा गाइस। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही होती है, टेंस और मॉडल वर्ब्स। तो यहाँ दिया है इसका प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को गाइस हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? देखिए, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब हो जाता है अनिश्चित। तो यहाँ जो प्रीफिक्स दिया है आपका इन, और इधर दिया है आपका डेफिनिट, तो इनडेफिनिट टेंस का मतलब रहेगा आपका निश्चित व अनिश्चित का। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के अगर आप कहें तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो प्रत्येक के लिए एवरी और टेंस। तो सब्जेक्ट आपका रहेगा एवरी टेंस। एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। तो पहला है आपका इंडेफिनिट टेंस, निश्चित व अनिश्चित काल। इसको मैंने निश्चित व अनिश्चित काल क्यों बताया है? देखिए, यहाँ दिया कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये बात तो हमारी निश्चित हो गई कि सूरज पूरब से निकलता है। और इसके बाद अगला जो सेंटेंस है आपका, यहाँ लिखा है कि वो स्कूल जाता है। गाइस, ये चीज़ हमारी, आज स्कूल वो जाता है, आज इतना तो ठीक है कि हाँ आज स्कूल वो जाता है, क्या वो कल स्कूल जाएगा? ये क्लियर नहीं है। आगे जो आपका यहाँ पर दिया है अगला नंबर 2, कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि ये आपका जारी रहने वाला कार्य होता है, काल होता है साथियों।
कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि निरंतर काल, ये वो काल होता है जिससे हम लोगों को बोध होता है कि कार्य लगातार है या वो जारी है। इस प्रकार के वाक्यों में समय का पता नहीं होता है, यानी कि समय क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन ये जरूर क्लियर हो जाता है कि कोई भी कार्य है वो अभी प्रगति पे है, यानी कि जारी है। अगला जो आपका नंबर सी रहेगा परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्णकाल। ये हम लोगों को दर्शाता है कि कोई भी इंसान या कोई भी कार्य जो ऐसा है, कोई इंसान किसी कार्य को पूरा कर चुका है, उसने उस कार्य को फिनिश कर लिया है। तो कोई भी कार्य जब हम लोग पूर्ण कर लेते हैं तो उसका बोध होता है इसमें। और ये जो आपका लास्ट में नंबर चौथा रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसको मैंने पूर्ण अपूर्ण निरंतर काल कह दिया है, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको अपूर्ण निरंतर काल कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूर्ण ना भी बोलें, लेकिन परफेक्ट के वजह से मैंने इसको पूर्ण अपूर्ण निरंतर काल बोल दिया गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य करने का जो समय होता है वो तो दिया जरूर होता है, कार्य करने का समय दिया होता है, और इधर वाला जो कंटिन्यूअस होता है कहीं इसमें कार्य करने का समय नहीं दिया होता है लेकिन कार्य जारी होता है। और इधर वाले में क्या होता है कि कार्य करने का समय भी दिया होता है और कार्य जारी भी होता है, लेकिन हम लोगों को ये आभास नहीं हो पाता है कि कार्य खत्म कब तक होगा। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस सिखाने की गाइस पूरी कोशिश करूँगा, सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए गाइस। आज केवल मैं आप लोगों को पहचान सिखाऊंगा, और पहचान सिखाने के साथ साथ थोड़ा स्ट्रक्चर का भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज करवाऊंगा गाइस। तो आगे मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए टेबल तैयार की है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आपने अभी देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, और उन सभी के 4 भाग होते हैं। तो यहाँ जो आपका देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर दिया है कि इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट हो गया, आपका कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये जो इंडेफिनिट है मैंने इसको बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी के साथ अगर आप चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, इसी के साथ अगर आप चाहें तो फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से आप इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए आप लोगों के सामने गाइस थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई है गाइस। देखिए यहाँ जैसा कि दिया है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इधर दिया है मैंने इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टेंस है गाइस, इसका स्ट्रक्चर केवल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी पहचान को डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो जाती हैं गाइस तो फिर वाक्य बनाने में उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ जो एस दिया है इसका मतलब रहेगा दोस्तों सिंपल यानी कि साधारण, और जो एन दिया है इसका मतलब रहेगा निगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो जो सिंपल जो सेंटेंस, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए पास्ट का जो होता है इंडेफिनिट और जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, इन दोनों के सेंटेंस को अगर आप साधारण सेंटेंस में क्रिएट करते हैं कोई भी वाक्य, तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सॉरी टेंस होते हैं, और उन 3 प्रकार के टेंसों में जो प्रेजेंट और पास्ट है इनका जो साधारण वाक्य होता है उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ जो आपका दिया है मैंने यहाँ बहुवचन और एक वचन, बहुवचन एक वचन। तो जब आप बहुवचन का सेंटेंस यानी कि एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट जो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, तब उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं, और जो सिंगुलर होता है वो हमारा एक वचन होता है, प्लूरल और सिंगुलर। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है और मेन वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, चाहे तो लास्ट में आप अदर वर्ड लगा सकते हैं गाइस। अब यहाँ जो दिया है सिंगुलर में क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है,
फिर मैन वर्ब लेना है, फिर एस या ईएस उसी में आपको ऐड करना है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो आपका अदर वर्ड आएगा उस सब का प्रयोग करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, मैन वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट ये आपका बहुवचन का रहेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है, मैन वर्ब लेना है, एस या ईएस लेना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट करना है, इसके बाद में ये आपका रहेगा एक वचन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य होता है उसका जो सिंगुलर रहता है वाक्य, उसमें आपको यस या ईएस का प्रयोग, और यस या ईएस हम लोग किस तरह से यस का प्रयोग करें, किस तरीके से ईएस का प्रयोग करेंगे, ये हम आपको आगे अभी बताएंगे। और फिर इसका जब आप निगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, और फिर डू और डज दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है दोस्तों, फिर मैन वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा गाइस। आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है। देखिए पास्ट अब देखिए इसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है और ते हैं और तो, यानी कि ता के बाद में है अगर दिया है तो वो क्लियर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ता के बाद में है शब्द नहीं दिया गया है गाइस, तो ध्यान रखना वो सेंटेंस किसी और वाक्य को इंडिकेट करेगा, किसी और समय को इंडिकेट करेगा। क्लियर यही नहीं है कि फिर वो प्रेजेंट में ही रहे। जैसे मैं जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट हो गया आपका। और किसी ने कह दिया जैसे कि अगर वो मुझे बुलाता तो मैं जाता, अब यहाँ पर जो ता आया है मैं जाता, तो वो चीज़ आपकी कुछ अलग हो जाएगी। वो उसके लिए आपको एक वीडियो अलग बनाएंगे। तो पास्ट में देखिए, पास्ट में यहाँ पर मैंने ता था ती थे नहीं लिखा है गाइस, उसका एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ मैंने लिखा है या था, ई थी, आ ई ए ये, इस तरीके के। जैसे मैंने कहा कि वो गया गया, मैंने कहा वो स्कूल गया, मान लीजिए वो स्कूल गया, और वो स्कूल जाता था। दोनों सेंटेंसों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और इसी अंतर को हम आपको अगला एक वीडियो जब बनाएंगे गाइस, तब इसकी बारीकियाँ बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। तो आप अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, या था ये थे इस तरीके के। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, और फिर आपको मैन वर्ब का सेकेंड रूप लेना है, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं, एक वचन के लिए अलग है और बहुवचन के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक स्ट्रक्चर है, और प्लस इसके बाद में अगर आप चाहें तो अदर वर्ड लगा सकते हैं। सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव करेंगे आप, तब आपको करना है सब्जेक्ट प्लस डिड लगाना। अब देखिए ये जो डिड होता है गाइस, ये जो डू होता है, डू का जो करना होता है उसी का दूसरा रूप होता है गाइस डिड। तो इसीलिए याद रखना आप, जैसे यहाँ जो दिया है डज, डज के साथ में कभी आप यस या ईएस का प्रयोग ना करना, और डिड के साथ में कभी भी आप सेकेंड वर्ब का प्रयोग मत करना। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक चीज़ गाइज और याद रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का, अगर आप उसको इंग्लिश में निगेटिव फॉर्म में अगर आप बनाते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा आपको सहायक क्रिया के बाद में नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग करना है। इसको आप कोई कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और सेंटेंस आपका कोई गलत नहीं कर सकता है साथियों। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। आगे दिया है गा गी गे, तो ये आपका इंडिकेट करेगा सीधा सीधा फ्यूचर को। और इसमें क्या करना है आपको, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में और पास्ट में जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है गाइस, लेकिन बाकी हर टेंस में होता है। आप देखिए यहाँ गाय जो दिया है फ्यूचर आपका, तो सबसे पहले आपका दिया है सब्जेक्ट, और फिर विल और शैल। देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया, लेकिन इधर वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, यहाँ निगेटिव में दिया है। केवल इसके साधारण वाक्यों में नहीं होता है गाइस, और सभी में होता है। 12 में केवल 2 ऐसे जो होते हैं टेंस के जो प्रयोग होते हैं, उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ दिया है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और उसके बाद में मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट देना है। और इसी क्रम में आपका दिया है सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस नॉट, और इसके बाद मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद गए पूरे पूरे स्ट्रक्चर हमने नहीं लिखे हैं, पहचानने के लिए केवल और केवल आपकी पहचान थोड़ी हिंदी में मिलेगी, और आपको केवल हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग केवल बताएंगे। अब देखिए कॉन्टीन्यूअस,
प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस उसमें रहा है, यानी कि रहा और है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, यानी कि इज, एम, आर, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक जो आपका एक वचन रहेगा उसमें इज, बहुवचन जो रहेगा उसमें आर, और जो आई है उसके लिए स्पेशली एम का प्रयोग किया गया है। प्लस जो मैन वर्ब प्रयोग करेंगे उसमें आपको आईएनजी फॉर्म देना है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा लास्ट में रहा था। हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें क्या करना है आपको, दो प्रयोग करना है। देखिए, सिंगुलर के साथ वॉज, और जो बहुवचन रहेगा प्लूरल उसके साथ आपको वर लगाना है, प्लस मैन वर्ब और आईएनजी ऐड करना है। इसी तरह से रहेगा, रहेगी और रहोगे, इस तरीके के जब शब्द आपको मिलेंगे तो आपको विल भी करना है पहले, या सेल भी करना है, या तो विल भी या सेल भी। आपको साइकिलियाँ अच्छे से याद करना, फिर सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस मैन वर्ब और वही आईएनजी। ओके, अब देखिए परफेक्ट। देखिए परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई काम खत्म हो चुका है, यानी कि फिनिश हो गया है। इसके बाद में चुका है, चुकी है और चुके हैं। देखिए है का मतलब प्रेजेंट, था का मतलब पास्ट और गा का मतलब फ्यूचर। तो चुका है, चुकी है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इनमें दो साइकिल हैं, यानी कि हैज और हैव। प्लस इसमें मैन वर्ब जो रहेगा आपका वो तीसरा रहेगा। आप देखिए गाइस, यहाँ पर देखने वाली चीज़ एक है कि जो कॉन्टिन्यूअस हैं सभी के एक ही जैसे हैं, एकदम एक जैसे हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल थोड़ा साई क्रियाओं पे ध्यान देना है, बाकी मैन वर्ब में आईएनजी, मैन वर्ब में आईएनजी और मैन वर्ब में आईएनजी। आप देखिए परफेक्ट, परफेक्ट में यहाँ पर दिया है चुका है, चुके हैं, हैज़ है प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ है प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट हैज़ और है प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, केवल आपको क्या करना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है और शुरू में आपको सब्जेक्ट लगाना है, बाकी यही करना है। ऐसे ही इसमें इधर सब्जेक्ट करना है और इधर आपको ऑब्जेक्ट करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। आगे जो दिया है आपका चुका था, चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें केवल और केवल आपको हैड का प्रयोग करना है गाइस, प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। क्लियर? चुकेगा, चुकेगी, ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया आपका। इसमें सारी क्रियाएं कौन कौन सी रहेंगी, विल हैव रहेगा और शैल हैव रहेगा प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखा है आपने, तीनों प्रकार के जो टेंस हैं आपके यहाँ पर परफेक्ट जो दिए गए हैं, एकदम हिंदी भी समान है एक तरीके से, केवल है था और गा में अंतर है। बाकी जो सारी क्रियाएं दी गई हैं वो भी एक ही जैसी हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, तो देखिए इसमें आपका जब कंटिन्यूअस रहा रही है उसमें से आपको पहचानने के लिए केवल एक ही शब्द काफ़ी रहेगा, जो होता है समय। कुछ समय से रहा है या रही है। जैसे मैंने कहा वो सुबह से पढ़ रहा है, मैंने कहा पहले वो पढ़ रहा है तो यहाँ समय नहीं दिया है, फिर मैंने कहा वो सुबह से पढ़ रहा है, इसमें समय दिया गया है। तो जिस सेंटेंस में समय दिया है प्लस कॉन्टीन्यूअस, जो कॉन्टीन्यूटी यानी कि लगातार जो कार्य करने की जो बात का डिस्कस किए गए हैं, वही आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको करना है हैज़ बीन या हैव बीन, तो हैज़ बीन करना है या हैव बीन करना है, प्लस मैन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है आपको। इसके बाद में आपको सिंस या फॉर देना है गाइस। इसी प्रकार से इसमें कुछ समय से फिर रहा था, रही थी दिया है, या तो आपको हैड बीन लगाना है, और या आपको फिर इसके बाद मैन वर्ब में आईएनजी देना है, और फिर आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। एकदम इजी है, बस केवल आपको है था गा में अंतर समझना है, और जो सेंटेंस समझने की जो क्रियाएं बहुत तरीके से आपको समझाएंगे। आगे दिया है कुछ समय से रहेगा, तो यहाँ आपको विल हैव करना है, शैल हैव करना है, फिर उसके बाद में बीन। गाइस यहाँ पर एन का प्रयोग जो है ध्यान नहीं रहा लिखने का, तो आपको यहाँ पर एन लिखना है। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मैन वर्ब में आईएनजी करना है ऐड आपको, और इसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करना है गाइस। बहुत इजी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं और इनकी जो गाइस डेफिनेशन जो होती है, जिनको हम लोग कहते हैं पहचाने, ये याद करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में और देख लेते हैं, फिर इसका अगला जो वीडियो रहेगा साथियों, उसमें हम आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं सेंटेंस को क्रिएट कैसे करना है। सॉरी गाइस।
तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है 4 चीज़ों की। कितनी चीज़ों की? 4 चीज़ों की। उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, और नंबर 2 पे आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? देखिए जो वर्ब की सहायता करे, जो वर्ब की सहायता करे उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए टेंस को पहचानने के लिए आपको इससे पहले मैंने पहचाने तो बता ही दी हैं, थोड़ा सा और ध्यान रखना है। कितनी चीज़ों का? ता, रहा, चुका और समय से रहा। ता, रहा, चुका और समय से रहा। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। 3 शब्दों का खेल है केवल, है, था और गा। प्रेजेंट है तो जाता है, जाता था, जाएगा। जा रहा है, जा रहा था, जा चुका। इस तरीके से आपको क्लियर करना है। अब देखिए सेंटेंस जो है आपका, उसको हम लोगों को डिवाइड करना है 4 भागों में। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जैसा कि दिया है कि वो किताब पढ़ता है, अगर है दिया है तो प्रेजेंट का हो गया। वह किताब पढ़ता था दिया है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वह किताब पढ़ेगा तो आपका फ्यूचर हो जाएगा गाइस। और इसको डिवाइड कैसे करते हैं? देखिए सेंटेंस को तोड़ना सीखिए आप। सेंटेंस को अगर आपने तोड़ना सीख लिया तो सेंटेंस बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको पार्सिंग कैसे करते हैं गाइस? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? सब्जेक्ट। देखिए तो मैंने यहाँ लिख लिया नंबर 1 में सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर क्या दिया है आपका? सहायक क्रिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पर मुख्य क्रिया, तो आपने यहाँ लिखा है मैन वर्ब। और चौथे नंबर पर दिया है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ दिया है आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट में अगर कुछ रह जाता है तो वो आपका अदर वर्ड कहलाता है गाइस। तो जैसा यहाँ दिया है कि वो किताब पढ़ता है, अब सेंटेंस पहचानना है ये किस तरीके का है। सबसे पहले पहचानना है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। फिर ये पहचानना है कि ये किस रूप में आया है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। यहाँ पर बस थोड़ा सा और 1 आध मिनट, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ दिए वो किताब पढ़ता है। सबसे पहली बात कि ये वाक्य साधारण है, और साधारण है लेकिन किसका साधारण है? प्रेजेंट का साधारण है। तो प्रेजेंट टेंस का जो साधारण वाक्य होता है साथियों, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको पार्सिंग करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। फिर क्या करना है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो हमारी यूज़ होगी या तो है से, या था से, या गा से, इन दोनों में तो प्रयोग होगी नहीं। ये वाक्य बनाओगे तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या है? पढ़ना। यानी मैंने ता लिख दिया है लेकिन आपको पढ़ना समझना है। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा? कर्म। तो पढ़ने का जो असर रहेगा, पढ़ने का जो प्रभाव रहेगा साथियों, किसके ऊपर जाएगा? किताब के ऊपर। तो वह है पढ़ता किताब। बस आपका बन गया सेंटेंस। वह के लिए ही और है के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि प्रेजेंट का साधारण है। अगर फ्यूचर का होता तो यहाँ पर बिल और सेल में से कुछ आता। अब मैन वर्ब जो दिया है यहाँ पर पढ़ना, तो इसमें मैंने रीड का जो प्रयोग किया है उसी में एस को ऐड कर दिया है। अब एस को ऐड करने का मतलब क्या रहेगा? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, और इसके बाद में रीड का जो असर है वो किसके ऊपर जा रहा है? किताब के ऊपर गाइस। बस सेंटेंस आपका देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक अगला जो एग्जाम्पल दिया है आपका, वो किताब पढ़ता है, यानी कि वो किताब पढ़ता था, वो किताब पढ़ेगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में क्रिएट किया है इसको। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है आपका, वह है पढ़ता किताब। या तो आप देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, एक सेंटेंस को पार्सिंग जब आप करेंगे तो उसके 4 खंड हो जाएंगे और सेंटेंस आपका क्रिएट हो जाएगा गाइस। तो वो किताब पढ़ता है, तो ये प्रेजेंट में हो गया। तो ही यानी कि वह, है का मतलब यहाँ प्रयोग होगा नहीं, ध्यान रखना। है का मतलब प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही रीड्स द बुक, ये आपका हो गया प्रेजेंट में। तो वह के लिए ही, है के लिए कुछ नहीं, पढ़ने के लिए रीड और किताब के लिए बुक। क्लियर। अगला देखिए पास्ट में, तो वह के लिए आपका यहाँ जो वह दिया है इसके लिए आपका यहाँ पर आ गया ही, और जो है उसके लिए कुछ नहीं आया, यहाँ पर खाली रहेगी जगह। और इसके बाद पढ़ता जो दिया है इसके लिए आपका रेड, इसको रीड नहीं बोलेंगे, रेड बोलेंगे गाइस, ध्यान रखना। इसके बाद किताब, द बुक।
पास्ट हो गया। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेंगे, वह के लिए आपने ही लगा दिया, और यहाँ पर आपका है तो आएगा नहीं, यहाँ पर रहेगा आपका गा, तो गा के लिए आपने क्या किया, विल का प्रयोग किया। और फिर पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या किया आपने, रीड, और रीड का असर कहाँ जाएगा, बुक के ऊपर, तो ही विल रीड द बुक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है तो वो है आपकी ध्यान रखने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है गाइस। सो अगले जो वीडियो हमारे आएंगे उनको, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखना गाइस। और अगर आज आपको ये लगे कि हम वास्तव में टेंस हमारे कुछ समझ में आए हैं और टेंस की पहचानें हमारे समझ में आई हैं, और जो यहाँ दिया है टेंस का जो प्रकार अगर आपके समझ में आया है दोस्तों, तो इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना लाइक करो कि मुझे भी लगे हाँ आगे की वीडियो बच्चों को ज़रूरत है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा इस तो कम से कम एक इंसान 10 लोगों को तो शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।